12वीं रसायन में हम लोग विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोड विभव भी आप लोग पढ़ाई किए हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल आप पढ़े हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है रासायनिक परिवर्तन से, मतलब रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल, इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होगी, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो रासायनिक क्रिया होता है इस सेल में। जाहिर है, एक इलेक्ट्रोड से धातु निकलेंगे, दूसरे पे जमा होंगे, उसमें भी हो रहा था। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड है वो पतला हो रहा था, कैथोड है मोटा हो रहा था। ठीक है, तो विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, प्रश्न बना लेंगे विद्युत अपघटनीय सेल क्या है। तो विद्युत अपघटनीय सेल है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत लेपन की क्रिया विद्युत अपघटनीय सेल में ही होता है। आपका विद्युत लेपन जानते हैं, धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाना। धातु निष्कर्षण भी होता है, अयस्क से धातु को पृथक करना, धातु का शुद्धिकरण, ये सब विद्युत अपघटनीय सेल में होता है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करके आप रासायनिक परिवर्तन करते हैं। अब आप लोग एक प्रश्न बनाएंगे, इसमें मेन प्रश्न, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर तो परिभाषा हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटनीय सेल है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उल्टा है। दूसरा, यह प्रक्रम स्वतः होती है, रासायनिक क्रिया चालू हो सकते हैं बगैर कुछ किए, लेकिन यह क्रिया, इसमें अभिक्रिया अस्वतः होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें रसायन मिला है, इलेक्ट्रोड डुबा है, तो अभिक्रिया चालू हो सकती है। तो ये स्वतः होती है और ये असतः होती है। तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड है बेटा ऋण आयन था। ऋण इलेक्ट्रोड को एनोड बोले थे और कैथोड बोले थे धन इलेक्ट्रोड को। इसमें उल्टा होगा, विद्युत धारा दोगे तो ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं इसमें, और धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। ठीक है। चौथा, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बेटा परिपथ में, मतलब सेल के बाहर विद्युत परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर हो रहा था। एनोड से कैथोड की ओर हो रहा था। विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर, आपकी मर्जी जैसे लिखना चाहते हैं। इसमें चूंकि कैथोड को ऋण बनाते हो और एनोड को धन बनाते हो, यानी कि विद्युत धारा का जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है सेल के अंदर कैथोड से एनोड की ओर होगा, सेल के अंदर होगा, क्योंकि आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो उसमें सेल के बाहर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर। इसमें सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, कितने अंतर कर लिया आसानी से, 4। पांचवा अंतर, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग पात्र में रखे गए थे, बनाए विद्युत वोल्टी से, और उनका संपर्क लवण सेतु से किया जाता है। इसमें विद्युत अपघट्य और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। तो मान सकते हो कि इसमें एक ही विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है, इसमें अलग अलग विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है आप लोगों का, तो ये पांचवा अंतर हो गया। छठवें अंतर की अपन बात करेंगे इसमें, तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। मुक्त ऊर्जा किसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। ये सेल जब काम करता है तो मुक्त ऊर्जा में कमी आती है,
और ये जिस सेल जब काम करता है तो मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा किसी चैप्टर में, किसी निकाय द्वारा किए गए उपयोगी कार्य को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इससे मुक्त ऊर्जा की कमी होगी क्योंकि हम निकाय पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। ये आपका मुक्त ऊर्जा में इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आप विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में कुछ अंतर आप लोग को बताए गए हैं, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें विद्युत अपघटन की बात करेंगे तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम करेंगे। फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए कैसे होता है उसको बताने के लिए दो नियम दिया है। प्रश्न बनेगा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। तो पहला नियम क्या कहता है फैराडे का, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, बोलता है एक इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, उल्टा भी लिख सकते हो, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या जमा हुए जो पदार्थ की मात्रा है, जनरली मुक्त हुए लिखा है, उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू q। जितना आवेश प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोड पर उतना ही धारा क्या पदार्थ आपके मुक्त होंगे। तो m इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू लिखूंगा z इंटू q, जहां z एक निर्देशांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं बेटा, यदि इलेक्ट्रोड पर t समय में प्रवाहित धारा या t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा q हो तो विद्युत धारा I बराबर q अपॉन t होता है। तो q इज इक्वल टू I इंटू टी होगा। यहां रख दूंगा तो m इज इक्वल टू आएगा z इंटू टी इंटू z इंटू I इंटू टी। ये दोनों आपके न्यूमेरिकल बनाने के लिए व्यंजक हो सकते हैं। प्रथम नियम बड़ा आसान है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए जो पदार्थ की मात्रा है उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रोड पर इतना आवेश प्रवाहित करते हैं, मुक्त पदार्थ m है तो m प्रोपोर्शनल टू q। नियतांक लगा दिया, z विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है और मैंने q का मान रख दिया। ठीक है, बहुत छोटा सा है। तो यहाँ z की डिफिनेशन भी दे दो लगे हाथ, आप लोग बुक से देख के लिखोगे, मैं यहाँ एक्सप्लेन बस कर रहा हूँ। तो बेटा मैं यहाँ z का परिभाषा भी देने जा रहा हूँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। I बराबर 1 एम्पियर रख देता हूँ, ऐसी तो देते हैं अपन परिभाषा, और t बराबर 1 सेकंड रख देता हूँ। तो मेरे को लगता है कि m बराबर z आएगा, यानी कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए उस पदार्थ के मात्रा के बराबर होती है जो विद्युत अपघटन की क्रिया में उस इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर मुक्त होती है। आराम से लिखिए, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। रटने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब मैं निकाल देता हूं। अब फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे की विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, तो ये कहता है बेटा, यदि विद्युत अपघटन की क्रिया वाले कई पात्र लें, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए अलग अलग विद्युत अपघट्य लें और उसमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करें। कैसे? ये मान लीजिए कि एक विद्युत अपघट्य हो गया, इलेक्ट्रोड जोड़ दिए। ये मान लीजिए कि दूसरा विद्युत अपघट्य हो गया, इसका ये इलेक्ट्रोड है, विद्युत अपघटन की क्रिया कराने के लिए अपन ले लिए। और ये मान लीजिए कि आपका तीसरा विद्युत अपघट्य हो गया, मैंने जोड़ दिया, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये पहले को प्लस इलेक्ट्रोड बोल देता हूँ बेटा, और ये दूसरा वाला माइनस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये माइनस। तो देख लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो
दो या दो से अधिक विभिन्न इलेक्ट्रॉनों को अपन विद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और उसमें समान प्रबलता की धारा एक साथ जुड़े समान समय तक प्रवाहित करें तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है, मान लीजिए कि यहाँ M1 मुक्त हो रहा है, यहाँ M2 मुक्त हो रहा है, यहाँ M3 मुक्त हो रहा है, उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले का तुल्यांकी भार E1, दूसरे का E2 और तीसरे का E3। तुल्यांकी भार अलग अलग निकलता है, किसी का तुल्यांकी भार निकालते मैं बताया था प्रायोगिक होता है, परमाणु भार को संयोजकता से भाग देके दे देते हैं। कई तुल्यांकी भार क्षार वर्ग का है तो जो भार अनुभार आता है उसको उसकी क्षारकता से भाग दे देते हैं। तो फिर चैप्टर में पढ़ेंगे तो होगा, नहीं तो एक तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना जनरली कॉलेज के कोर्स में, ठीक है। तो ये नियम कहता है बेटा M1 M2 M3 E1 E2 अनुपात E3 अनुपात में करना। अब नियम को बोलते हैं, यदि दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान है उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होता है। मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान M1 M2 M3 है और उनके तुल्यांकी भार, शायद रासायनिक तुल्यांक बोल दिया था, सॉरी, तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है या अनुक्रम अनुपात होता है। तो तुल्यांकी भार E1 E2 E3 है। तो ये नियम कहता है M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर E1 अनुपात E2 अनुपात E3 इसको थोड़ा सा ये अलग लिखा है इसलिए मैं इसको लिखा देता हूँ, ठीक है। द्वितीय नियम को मैं लिखा रहा हूँ बेटा, प्रथम नियम आप बुक से, मुझे चेंज लग रहा है द्वितीय नियम, ठीक है ठीक द्वितीय नियम लेकिन थोड़ा सा है। तो अपन करते हैं विभिन्न विद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक, फिर बोला रे रासायनिक, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, समानुपाती होता है। हो गया। यदि विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान क्रमशः मैं मान लेता हूं M1 M2 M3 और उनके तुल्यांकी भार, शायद नीचे हो रहा है क्या ज्यादा, और उनके ऊपर लिख रहा हूं तुल्यांकी भार, मिटा रहा ऊपर को, तुल्यांकी भार क्रमशः E1 E2 E3 होते किया जाएगा M1 अनुपात M2 अनुपात M3 इज इक्वल टू E1 अनुपात E2 अनुपात E3। क्लियर है? M1 E1 सामने समानुपाती है, भाग दिए तभी आएगा।
यदि दो विद्युत अपघट्य होते, क्या आ जाएगा, M1 बटा M2 बराबर आ जाएगा E1 बटा E2, अर्थात क्या, M इज प्रोपोर्शनल टू, वही तो बोले विद्युत राशि मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान है तुल्यांकी भार के अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो ये आप लोगों का दो सरल सा बहुत सिंपल सा नियम है और इम्पॉर्टेंट नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का, ये आप लोग क्लियर लिखेंगे। अब एक मैं संबंध बता देता हूँ बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में संबंध छोटा सा लिख लीजिए। विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है तुल्यांकी भार बटा एफ को फैराडे संख्या बोलते हैं, हाँ, बराबर तुल्यांकी भार बटा एफ का मान जानते हैं 96,500। ये होता है, मुझे इसके में प्रूफ करते हैं जनरली, लेकिन आपके सिलेबस में ये प्रूफ करो दिख नहीं रहा है तो मैं जबरदस्ती नहीं बताऊंगा। न्यूमेरिकल ऑपरेशन काम आता है, ये सूत्र कर लेंगे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर होगा पदार्थ का तुल्यांकी भार बटा फैराडे संख्या। संकेत में करोगे तो Z बराबर हो जाता है E बटा क्या, F फैराडे संख्या है, Z बराबर हो जाएंगे E बटा F, ये फार्मूला आता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ तक होता है। अब हम कुछ व्यापारिक सेल देखेंगे। अब ये व्यापारिक सेल क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल बनाए हो, ठीक है ना, तो उसमें कैसा था, दो अलग अलग पात्र था, लवण सेतु से जोड़े थे, तो वैसा सेल प्रयोग में लाना बहुत तकलीफदेह है, आप आसानी से प्रयोग नहीं लें। याद रखना विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र होता है, अलग अलग दो विद्युत अपघट्य होता है, और विद्युत अपघटनी सेल में एक ही विद्युत अपघट्य होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पात्र में होते हैं, ठीक है ना। तो अब समय के साथ वैज्ञानिकों ने सोचे विद्युत रासायनिक सेल है, तो विद्युत रासायनिक सेल को यदि अपन मूल रूप में यूज करें तो असुविधाजनक है, दो अलग अलग पात्र, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड, फिर आप लवण सेतु से जोड़ोगे। तो वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ संशोधन किया समय के साथ। क्या उसको एक ही पात्र में लाया जा सकता है, कुछ विशेष युक्ति करके जिससे हम उपयोग में ला सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो इस प्रकार से अलग अलग मॉडिफिकेशन होकर अलग अलग सेल आया, जिसको आगे पढ़ेंगे अपन प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। एक प्रश्न बना लेंगे आप लोग, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है। तो प्राथमिक सेल के बारे में आप जानते हैं, ऐसा सेल है जिससे एक बार विद्युत धारा ली जा सकती है, फिर सेल बेकार हो जाता है, उसको पुनः आवेशित करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, प्राथमिक सेल है, ठीक है। द्वितीयक सेल के बारे में अपन बात करेंगे, तो द्वितीयक सेल है, उसमें एक बार विद्युत धारा लेने के पश्चात उसको पुनः आवेशित करके आप कई बार उसको उपयोग में ला सकते हैं, बार बार उसको उपयोग में ला सकते हैं, ये द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल का उदाहरण दे देते हैं, शुष्क सेल, डेनियल सेल, पढ़ेंगे इनके बारे में, लेक्लांसी सेल, ये प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। द्वितीयक सेल का दे देंगे एग्जाम्पल, सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल, ये दोनों बारे में पढ़ेंगे। क्षारीय सेल भी होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों के द्वितीयक सेल के बारे में है। दो ही दिया है आपके कोर्स में, क्षारीय सेल ये है, इनकी कार्यविधि आप लोग ठीक से देखेंगे। तो अब आप लोगों का प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल आप लोगों को क्लियर कर दिए गए। अब आप लोग प्रश्न बना लेना, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए, बुक में नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आप लोग बनाएंगे। तो पहला अंतर परिभाषा हो जाएगा बेटा, क्या,
कि इसको एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः आवेशित नहीं कर सकते, दोबारा उपयोग में ले जा सकते। एक बार उपयोग में लाने के बाद इसको फेंकना पड़ता है, इसको बारंबार उपयोग में ला सकते हैं। इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, इसको पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है बेटा, कम वोल्टेज का रहेगा, और द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। तीसरा अंतर, विद्युत वाहक बल कम और इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। ठीक है। प्राथमिक सेल हल्का होता है, ये भारी होता है, पढ़ोगे खुद ही समझ जाओगे। प्राथमिक सेल सस्ता होता है, ये जनरली महंगा होता है। ठीक है। इससे अधिक प्रबलता की धारा नहीं ले सकते, इससे अधिक प्रबलता की धारा ले सकते हैं। तो पढ़ोगे तो आराम से 5-6 अंतर आप लोगों के आ जाएंगे। मैं 5-6 अंतर तो बता ही दिया बेटा। एक बार उपयोग के बाद फेंकना पड़ता है, दोबारा उपयोग कई बार उपयोग में ला सकते हैं, पुनः आवेशित किया नहीं कर सकते, पुनः आवेशित कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल कम, विद्युत वाहक बल अधिक, हल्का होता है, भारी होता है, सस्ता होता है, महंगा होता है। ठीक है। आप लोगों का अधिक प्रबलता की धारा नहीं मिलती है, अधिक प्रबलता की विद्युत धारा मिलती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। 4-5 अंतर लिखेंगे, पर्याप्त है, क्योंकि 2-3 नंबर नहीं आते। अब हम बात करेंगे शुष्क सेल। तो आप लोग प्रश्न बनाइए, शुष्क सेल क्या है, नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, और इसके बारे में कल पढ़ाई करेंगे।